चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम चैप्टर नंबर 11 अकाउंटिंग रेशो के कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे, जैसे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस, और थोड़ा सा थ्योरी की अकाउंटिंग रेशो आखिर होता क्या है, हम इसका क्या यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में। तो सबसे पहले आता है टर्म अकाउंटिंग रेशो। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशो? तो अकाउंटिंग रेशो shows the figure of company in form of P upon Q। मतलब जो अकाउंटिंग रेशो होता है वो हमें कंपनी का एक फिगर शो करता है, जिसको हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन या मतलब अर्थमेटिकली रिप्रेजेंट करता है P अपॉन Q के फॉर्म में। मतलब वो रेशो के फॉर्म में आपको जो कंपनी है उसका फिगर शो करता है। रेशो एनालिसिस इज एन आर्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग मीनिंगफुल एंड लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू फिगर्स। मतलब वही है कि जो रेशो होता है वो किसी भी दो संख्या के बीच, मतलब जैसे हम ले लेते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज, मतलब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बताता है जिसको हम रेशो कहते हैं। इन दोनों फिगर को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमको इससे करंट रेशो मिलेगा, जिन सबके फॉर्मूले आप आगे पढ़ेंगे कि करंट रेशो इक्वल्स टू CA अपॉन CL, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जब हम इन दोनों को रखेंगे तो इससे हमें एक रेशो मिलेगा जिसको हम रेशो एनालिसिस कहते हैं। ये थी अकाउंटिंग रेशो किसे कहते हैं इसके बारे में। इसी के बाद जो अकाउंटिंग रेशो होते हैं उसको हम 3 से 4 फॉर्म में लिख सकते हैं। वो कौन कौन से? सबसे पहला होता है सिंपल रेशो, मतलब कि 2:1, 1:1, इस टाइप के फॉर्म में हमको रेशो मिलते हैं। दूसरा रेशो होता है टाइम्स में, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स कि इसका प्रॉफिट कितने टाइम्स बढ़ा। तीसरा होता है परसेंटेज में, 4%, 3%, 20%, इस टाइप से मिलते हैं। और एक और होता है जिसमें होता है 4/1, मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में, जिसको हम रेशो के फॉर्म में, सिंपल रेशो के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो 3 फॉर्मों में हम अकाउंटिंग रेशो को डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, हम इसको क्यों बनाए। ऑब्जेक्टिव्स मीन्स हमको इसकी क्या ज़रूरत है। तो अकाउंटिंग रेशो के ऑब्जेक्टिव्स: मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हमको अकाउंटिंग रेशो बनाने की सबसे बड़ा कारण है कि हम इससे अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट में है या लॉस में। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू द डिटरमाइनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मतलब वही है कि हमारी जो बिजनेस है, हमारा जो फर्म है, वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है, उसके लिए हमको रेशो एनालिसिस बनाने की ज़रूरत है। वेरियस प्रॉफिटेबिलिटी रेशो कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रेशो एनालिसिस, लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, एटसेट्रा। इससे हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जान सकते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह से चल रही है। सेकेंड पॉइंट है एग्जामिनेशन ऑफ solvency position, and examination of solvency position of the firm can be made through ratio analysis। रेशो एनालिसिस से हम अपनी सॉल्वेंसी पोजीशन को जान सकते हैं कि जो हमारी फर्म है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। इसके लिए भी हम रेशो एनालिसिस बनाते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ फर्म। द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म कैन बी मेजर्ड थ्रू रेशो एनालिसिस। हम अपने जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है कि हमने कितना कॉस्ट में ख़रीदा था, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटी हमको करनी पड़ी, हमको कितना प्रॉफिट हुआ, और जो पैसा है वो हमारा कितने दिन में हमारे पास लौट करके आया। मतलब हमने किसी सामान को बनाने के बाद हमने गुड्स जब खरीदा, रॉ मटेरियल जब खरीदा, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया,
उसके बाद उसको बेचा, बेचने के बाद हमको पैसा कितने दिनों में आया, उसको भी जानने के लिए हम रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मैंने पहले ही बताया कि रेशो एनालिसिस से हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में भी जानते हैं। तो ये थे कुछ 4 पॉइंट्स। आपको 5 से 6 पॉइंट्स भी पता होंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी है। फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग, अगर हमको पता रहेगा कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है तो हम आगे के लिए प्लान कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए भी हम रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हैं, मतलब बनाते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, हमें बहुत सारी स्टडीज में जब हमको अपनी कंपनी को किसी से कंपेयर करना होता है, मान लीजिए ए कंपनी है और बी कंपनी है, तो अगर हमको ए से बी को कंपेयर करना है, इसके लिए भी हम रेशो एनालिसिस का यूज़ करते हैं। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, किसी भी चीज़ में हमें जब अगर अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताना है, तो अगर हमारे पास फाइनेंशियल पोजीशन होगी या रेशो एनालिसिस होगा तो हम अपनी कंपनी को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अब देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस, रेशो एनालिसिस विल हेल्प वैलिडेट और डिसप्रूव द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड ऑपरेटिंग डिसीजन ऑफ द फर्म। They summarize the financial statement into comparative figure, thus helping the management to compare the evaluation and evaluate the financial position of the firm and the result of their decision। अगर हमको ये पता है कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है, हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, तो हम आगे के लिए इसको बढ़ा सकते हैं, हम अपना बिजनेस कैरी ऑन रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। इट सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल डेटा इनटू सिंपल रेशो ऑफ ऑपरेटिंग इफिशिएंसी, फाइनेंशियल इफिशिएंसी, सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म पोजीशंस। और अगर हम रेशो एनालिसिस निकाल लेते हैं तो ये हमारे डेटा को बहुत ही सिंपल बना देता है, मतलब हमको बहुत सारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हम रेशो बता देंगे हमारी कंपनी का रेशो ये है, उससे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाएगी। रेशो एनालिसिस हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स, अगर हम रेशो एनालिसिस निकालेंगे तो हम अपनी कंपनी की हर कोने कोने में देखेंगे कि कहाँ से क्या चीज़ हमें मिला। तो अगर हमारे कंपनी में कोई प्रॉब्लम होगी, किसी एरिया में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये जब जो रेशो एनालिसिस होता है वो हमारी कंपनी को अटेंशन देता है कि आपकी कंपनी में ये गड़बड़ी है, तो इसके लिए हमारे पास रेशो एनालिसिस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थे कुछ इसके एडवांटेजेस। अब मैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स आपको इसके बता देती हूँ कि हमने इसकी थ्योरी पढ़ी तो है, लेकिन कुछ बेसिक सी चीज़ें इसमें नहीं दी हैं। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए, आपका होमवर्क है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको सीए मतलब करंट एसेट्स मालूम होना चाहिए, करंट लाइबिलिटीज़ मालूम होना चाहिए, लॉन्ग टर्म डेट्स मालूम होना चाहिए, शॉर्ट टर्म डेट्स मालूम होना चाहिए, एफए फिक्स्ड एसेट्स मालूम होना चाहिए। ये 4 से 5 चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब जान लेते हैं कि छोटे छोटे से पॉइंट्स क्या है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम इस चैप्टर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे। मतलब किसी क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, या किसी क्वेश्चन में COGS आ जाएगा, या किसी में CORFO आ जाएगा। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है नेट सेल को
नेट सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, मतलब एनएस को हम आरएफओ कहते हैं। तो ये थे आपके 2 पॉइंट। इसी के बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है वर्किंग कैपिटल का? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज जो होता है वो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है। इसी के साथ छोटी सी हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे जिससे हम और भी ज़्यादा इस पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, मतलब और भी जो फॉर्मूले होते हैं उन पे हम जान पाएंगे। एक और चीज़ है कि शेयर कैपिटल में 2 चीज़ आती हैं। कौन कौन सी? ESC प्लस PSC, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ई का मतलब इक्विटी, पी का मतलब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसी के बाद बस हमारी जो बैलेंस शीट है वो कुछ इस टाइप से बनेगी। देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये मैं आपको फॉर्मूला मेकिंग सिखा रही हूँ कि इसमें से हम कितने फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में आएगा शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक आता है शेयर कैपिटल और दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। ये 2 चीजें आती हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर। और शेयर कैपिटल के अंदर आता है ESC प्लस PSC, मतलब शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, या बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स फंड इक्वल्स टू ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसी के बाद आता है टोटल डेट। टोटल डेट के अंदर आती हैं 2 चीज़ें, लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब लंबे समय के लिए जो डेट्स हैं वो, और शॉर्ट टर्म डेट्स। इन दोनों को मिलाकर हमारे टोटल डेट्स आते हैं। और अगर इसमें से कुछ हमारा बच जाता है, मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में अगर कुछ आंसर बच गया, जो अदर चीज़ें बच जाती हैं उसको हम करेंट लाइबिलिटीज कहते हैं। मतलब शेयर होल्डर में ये 2 चीज़ें आ गई, टोटल डेट्स में ये 2 चीज़ें आ गई, इसके बाद जो बचेगा वो आ जाएगा हमारा करेंट लाइबिलिटीज। तो उसको क्या करेंगे CL करेंट लाइबिलिटीज। मैं आज जो बैलेंस शीट आपको बता रही हूँ वो T के फॉर्म में बता रही हूँ, लेकिन अब जो आपके लिए बैलेंस शीट आएगी वो L के फॉर्म में आएगी। मैं यहाँ पे आपको इजीली समझ में आए इसलिए मैं यहाँ पे T वाली बैलेंस शीट का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ गया इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पे आ जाएगा असेट्स, नॉन करेंट असेट्स एंड असेट्स। तो असेट्स में आएंगे नॉन करेंट असेट्स और फिक्स्ड असेट्स, मतलब नॉन करेंट असेट्स को ही हम फिक्स्ड असेट्स कहते हैं। ये मैंने आपको वहाँ पे बताया नहीं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी स्टार करके आप लिख लीजिए कि FA फिक्स्ड असेट्स इज इक्वल्स टू NCA नॉन करेंट असेट्स। इसी के बाद है इन्वेस्टमेंट, इसी के बाद करेंट असेट्स। अगर हम FA इन्वेस्टमेंट और करेंट असेट्स को, इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टोटल असेट्स TA। क्या निकल के आएगा, TA। तो TA निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा FA
प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस करंट असेट्स, NCA प्लस I प्लस CA इक्वल्स टू TA। ये हो जाएगा इसका शॉर्ट, जिससे कि आप जल्दी से फॉर्मूला याद कर पाएंगे, इसलिए मैंने आज ये T वाली बैलेंस शीट ली हुई है। इसी के साथ यहाँ पे आ जाएगा आपका TL करंट टोटल लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट्स प्लस करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू टोटल असेट्स। इसके लिए हमारे पास और भी फॉर्मूला बन जाएंगे, जैसे कि ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस टोटल डेट्स प्लस करेंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। तो इससे आप बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये बैलेंस शीट बताई हुई है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए।